1930, 31 और 1932 में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, उन गोलमेज सम्मेलनों में के आधार पर एक श्वेतपत्र ब्रिटिश सरकार के द्वारा जारी किया गया और उसी श्वेतपत्र के आधार पर ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 बनाया गया। भारत शासन अधिनियम, क्योंकि इस श्वेतपत्र में ये व्यवस्था थी कि प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए, क्योंकि राष्ट्रीयता बढ़ रही थी भारत में, तो प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। तो इसी के आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम बना। इस भारत शासन अधिनियम में 451 धाराएं थी और 15 परिशिष्ट थे। बहुत लंबा था भारत शासन अधिनियम 1935। इसका मुख्य कारण ये था कि बढ़ती हुई राष्ट्रीयता के कारण ब्रिटिश शासन को भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण करना भी आवश्यक हो गया था, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता देना भी आवश्यक था। दूसरी तरफ वो अपने हितों की रक्षा भी करना चाहते थे। इसी कारण से ये अधिनियम इतना लंबा हुआ। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई। अखिल भारतीय संघ का प्रावधान था कि ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी रियासतें ये मिलकर और एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण करेंगे। लेकिन इस अखिल भारतीय संघ में प्रांतों के लिए सम्मिलित होना जरूरी था, लेकिन देशी रियासतों के लिए ये इच्छित था। क्योंकि ये संघ की बात की गई तो एक संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा की गई। तो अखिल भारतीय संघ का निर्माण इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। दूसरी विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता, क्योंकि बढ़ती राष्ट्रीयता के कारण ब्रिटिश शासन को अब ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता में भारतीयों को भागीदार बनाना था, तो प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा की गई। 1919 में जो द्वैत शासन था प्रांतों में, उस द्वैत शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई। अब प्रांत के गवर्नर से आशा की गई कि वे मंत्रियों के परामर्श के अनुसार कार्य करेंगे। बहुमत दल के नेता के परामर्श के आधार पर वो मंत्रिमंडल का निर्माण करेंगे। मंत्रिमंडल प्रांत की व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगा। तो ये आशा की गई कि गवर्नर प्रांतीय शासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। गवर्नर जो है प्रांतीय शासन चलाएंगे मंत्रियों के परामर्श के आधार पर, और मंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करेंगे और वो सामूहिक रूप से प्रांत की व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होंगे। तीसरी है केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना या केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना। जो द्वैत शासन 1919 में प्रांतों में था, उस द्वैत शासन को प्रांतों से समाप्त कर अब केंद्र में कर दिया गया। कुछ मामले जैसे कबायली क्षेत्रों का प्रशासन है, धार्मिक मामले हैं, वैदेशिक मामले हैं, सुरक्षा है, ये मामले गवर्नर जनरल के अधीन रखे गए और इन मामलों के लिए गवर्नर जनरल 3 परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर सकता था। दूसरी तरफ और जो मामले थे इनके अलावा वो हस्तांतरित हो गए, वो मंत्रियों को दे दिए गए और यहाँ मंत्रियों की संख्या रखी गई 10। तो यहाँ गवर्नर जनरल मंत्रियों के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा, ये अपेक्षा की गई। तो प्रांतीय शासन, प्रांतों से द्वैत शासन को समाप्त करके अब द्वैत शासन की स्थापना कर दी गई केंद्र में। केंद्र में 2 तरह के विषय रखे गए। कुछ विषय गवर्नर जनरल को दे दिए गए जो अपने 3 परामर्शदाताओं के परामर्श से उनके प्रशासन का संचालन करता था, और बाकी जो विषय थे वो मंत्रियों पर छोड़ दिए गए जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे। तो केंद्र में द्वैत शासन या आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। अगला है संरक्षण एवं आरक्षण। ब्रिटिश शासन का दृष्टिकोण था कि जब भारतीय शासन करेंगे तो उनसे गंभीर त्रुटियां हो सकती है, और एक वो अल्प मतों के हितों का संरक्षण भी स्वयं ही कर लेना चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रांतों में गवर्नरों को और संघीय स्तर पर गवर्नर जनरल को कुछ विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गए और उन विशेष उत्तरदायित्वों
के लिए कुछ विशेष शक्तियाँ उन्हें दी गई, जिनके आधार पर वो प्रांतों के शासन में और केंद्र के शासन में हस्तक्षेप कर सकते थे। इन्हीं को कहा गया संरक्षण एवं आरक्षण। इसके संबंध में कुंते एवं सालिटोर ने कहा है कि संरक्षण जनतंत्रात्मक भावना के विरोधी थे और इनकी व्यापकता के कारण वास्तविक स्वशासन की आशा नहीं की जा सकती थी। तो ये संरक्षण और आरक्षण तो विशेष परिस्थितियों के लिए थे, लेकिन इनका प्रयोग आमतौर पर गवर्नरों के द्वारा और गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाता था। अगली विशेषता है विधानमंडलों एवं मताधिकार का विस्तार। विधानमंडल, संघीय जो विधानमंडल था, द्विसदनात्मक बनाया गया, जिसमें एक संघीय सभा थी जिसकी सदस्य संख्या थी 375, दूसरा सदन था राज्य परिषद जिसकी सदस्य संख्या थी 260, और साथ में ही 6 प्रांत थे जिनके विधानमंडलों को भी द्विसदनात्मक बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा मताधिकार का भी विस्तार किया गया। उस 1919 के अधिनियम की तुलना में ज़्यादा लोगों को मत देने का अधिकार इस अधिनियम के द्वारा दिया गया। फिर इस अधिनियम का, क्योंकि संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई, तो इस अधिनियम के द्वारा 3 सूचियाँ बनाई गई कि कौन से कार्य केंद्र करेगा, कौन से कार्य प्रांतों के द्वारा किए जाएंगे। तो 3 सूचियाँ बनाई गई और उन 3 सूचियों में जैसे संघ सूची है 59 विषय रखे गए जो अखिल भारतीय महत्व के थे। जैसे अखिल भारतीय महत्व के विषयों में आप जल, थल, वायु सेना, विदेशी मामले हैं, डाकतार है, मुद्रा है, संचार है, ये कुछ जो महत्वपूर्ण मामले थे ये संघीय सूची में रखे गए। फिर प्रांतीय सूची है, प्रांतीय सूची में 54 विषय रखे गए जो प्रांतीय महत्व के थे, जैसे जन स्वास्थ्य, अस्पताल, स्थानीय स्वशासन, नहरें हैं, कृषि है, जंगल है, शिक्षा है। इस तरह के जो प्रांतीय महत्व के विषय थे जिनकी संख्या 54 थी, ये प्रांतीय सूची में रखे गए। और संवर्ती सूची और बनाई गई जिसमें 36 विषय रखे गए जो प्रांतीय और केंद्रीय दोनों महत्व के थे, जैसे विवाह है, तलाक है, दीवानी फौजदारी विधि है, उत्तराधिकार है, दत्तक ग्रहण है। इस तरह के विषय संवर्ती सूची में रखे गए जिनकी संख्या थी 36। अवशेष शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई। जहाँ तक कानून निर्माण की बात है, संघीय सूची पर कानून निर्माण संघीय व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता था, प्रांतीय सूची पर कानून निर्माण प्रांतीय व्यवस्थापिका के द्वारा, संवर्ती सूची पर संघीय और प्रांतीय दोनों व्यवस्थापिकाएं कानून निर्माण कर सकती थी। लेकिन यदि दोनों कानूनों में टकराहट होती, विरोध होता, उस विरोध की स्थिति में संघीय कानून मान्य होता। तो ये शक्ति विभाजन की व्यवस्था की गई, संघीय व्यवस्था, जिससे कि कोई गतिरोध पैदा नहीं हो संघीय शासन में और प्रांतीय शासनों के बीच में। तो 3 सूचियों के आधार पर इनका बंटवारा किया गया। और उसके पश्चात संघीय न्यायालय, क्योंकि संघ और राज्यों के बीच में यदि विवाद हो तो निर्णय कौन करे, तो इसके लिए एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था भी की गई। और संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। मुख्य कार्य इसका संविधान की व्याख्या करना था और इसे मौलिक और अपील संबंधी अधिकार दिए गए। हालांकि सर्वोच्च जो शक्ति थी वो सर्वोच्च शक्ति अभी भी ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल में थी। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषताएं 1935 के अधिनियम की है उनके ऊपर बातचीत की। कुछ और विशेषताएं और इस अधिनियम का मूल्यांकन ये हम आगे आने वाले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।